इससे पहले दो प्रेरणा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के पुस्तकों द्वारा का भी विमोचन किया गया है। सितंबर 2019 में किया गया था और उसी समय ये शपथ दिलाई गई थी कि हमें अपने बच्चों को ग्रेट कॉम्पिटेंस बनाना है और वास्तव में निरंतर शिक्षा से जुड़े रहे बच्चे हमारे लॉकडाउन में और प्रेरक बालक और बालिका आज हमारे बीच में हैं और उनको आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। रौनक प्राथमिक विद्यालय दसौली, ओम गुप्ता प्राथमिक विद्यालय बेहटा लखनऊ, ईशा बेसिक विद्यालय पैकरामऊ लखनऊ, सिमरन प्राथमिक विद्यालय सोनवा 2, मयंक वर्मा प्राथमिक विद्यालय देवरी रुखारा 2। ये सभी बच्चे बालक और बालिकाएं प्रेरक बालक और प्रेरक बालक के रूप में जाने जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी निर्धारित दक्षताओं का हासिल कर लिया है। उनके अभिभावक जो बधाई के पात्र हैं, इन्होंने पूरा सहयोग किया है लॉकडाउन के पीरियड में भी और आज भी अपने बच्चों की पढ़ाई में इनका पूरा सहयोग रहा है और इन सब बच्चों के लिए भी परम सौभाग्य की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इन बच्चों को प्राप्त हो रहा है। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी बहुत सहयोग रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में अभिभावकों के सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं था। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं उनके अभिभावक भी और वो नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं भी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करूंगी कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचनों से हम सबको उपकृत करने की कृपा करें। आपका सानिध्य और आपका व्यक्तित्व हमेशा सबको प्रेरणा देता है। बेसिक शिक्षा परिषद 9 चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों के आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित है। प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर और बेसिक शिक्षा श्री संजीव मित्तल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और सूचना श्री संजय प्रसाद जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्री रणबीर प्रसाद जी, डीजी बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, निदेशक श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, बेसिक शिक्षा परिषद के सभी अधिकारीगण और 9 चयनित खंड विकास शिक्षा के सभी अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी 9 चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों को एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अभिनंदन भी करता हूं। मेरे लिए यह अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के युवाओं को एक पारदर्शी तरीके से
बहुत शुचितापूर्ण तरीके से हम लोग नियुक्ति पत्र देकर के उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। और आज का यह अवसर इसीलिए हम लोगों ने यहां पर आयोजित किया है कि जो अपेक्षा आपकी शासन से थी जब आप प्रतियोगी छात्र थे, उसी प्रकार की अपेक्षा शासन भी आपसे कर सकता है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पे 271 खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में चयनित अभ्यर्थी हैं। इससे पूर्व आप किसी अन्य जगह सेवा भी देते रहे होंगे या एक प्रतियोगी छात्र के रूप में रहे होंगे। आपके मन में एक भाव रहा होगा, यूपी पीएससी के माध्यम से आप सब प्रदेश सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। लेकिन क्या आज से 4 वर्ष पूर्व यह संभव था? जब आयोग की गरिमा स्वयं ही धूल दूसरित थी और गरिमा स्वयं दांव पे लगी हुई थी। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब देख करके नियुक्तियां प्राप्त होती थीं। धनबल और बाहुबल का भरपूर दुरुपयोग होता था। उन स्थितियों में शुचिता और पारदर्शिता की बात तो एक कपोल कल्पना मात्र थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या बेसिक शिक्षा की भर्ती का कार्यक्रम रहा हो या पुलिस की भर्ती का कार्य, पूरी प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता के प्रति सभी आयोग और बोर्डों को पहले से बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे। और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कहीं भी कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हुई, तो बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के आयोग के अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष, उनके सदस्यगण और उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए सभी लोग बराबर के जवाबदेह माने जाएंगे। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश का कोई भी युवा प्रदेश सरकार से ये शिकायत आज नहीं करता है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि असीम ऊर्जा जो प्रदेश के युवाओं की है वह ईमानदारी से चयन चाहता था, पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पक्षधर था। और उसका परिणाम आज हमसे सामने है। और देखते ही देखते जब सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 4 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सफल हुए हैं। ये 4 लाख नौकरियां ये सामान्य बात नहीं है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का गठन जब से हुआ होगा, जनवरी 1950 को इसका नोटिफिकेशन हुआ था। यद्यपि उससे पहले भी उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश नाम से नहीं था, इस संयुक्त प्रांत के नाम था। लेकिन 24 जनवरी 1950 से जिस उत्तर प्रदेश का गठन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हुआ, तब से लेकर के अब तक यानी 4 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हों, जिनमें लगभग हम लोग 1.5 लाख तो पुलिस में भर्ती किए हैं, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, पुलिस के कांस्टेबल हैं। पीएससी की 54 कंपनियां जो समाप्त कर दी थी पिछली सरकारों ने, मुझे देख के तब ताजुब होता था जब यहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। बड़ा दंगा है, संपत्ति या जनहानि इस पक्ष की हो उस पक्ष की हो, लेकिन प्रभावित प्रदेश होता था, छवि प्रदेश की खराब होती थी, कॉमन मैन प्रभावित होता था। और पुलिस इसलिए असहाय होती थी
कि जहां उत्तर प्रदेश के पास 3 लाख का पुलिस बल होना चाहिए था, वह 1.25 लाख तक सीमित रह गया था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएससी की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसकी 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होनी है, भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, और उसका परिणाम है 4 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती, जिसमें डिप्टी एसपी के स्तर पर, सब इंस्पेक्टर के स्तर पर, कांस्टेबल के स्तर पर, पीएससी की समाप्त हो चुकी बाहिनियों को पुनर्जीवित करते हुए, 3 नई महिला बाहिनियों का पुनर्गठन करते हुए, एसटीआरएफ का गठन करते हुए, प्रदेश के अंदर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन करते हुए, या फिर एसटीएफ का स्ट्रेंथन करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम लोग उस प्रक्रिया को जहां पूरा किए, एक भी जगह कोई ये नहीं शिकायत कर सकता कि कहीं भी किसी ने कोई पैसे की लेन देन की हो, किसी के साथ भेदभाव हुआ हो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैली हो। ऐसे ही शिक्षा में भी था, लंबी लड़ाई लड़ी गई, हमने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया और भर्ती बोर्ड को इस बात के लिए पूरी तरह जहां स्वतंत्रता दी कि स्वतंत्रता इस बात की कि चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, पूरी तरह ईमानदारीपूर्ण होनी चाहिए, किसी भी युवा के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन समयबद्ध भी कार्यक्रम होना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि काफी बड़े पैमाने पर ये जो 1,20,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के ही शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने की है, इसमें बेसिक शिक्षा का ही 1,20,000 है, माध्यमिक का अलग है, उच्च का अलग है, टेक्निकल का अलग है, मेडिकल का अलग है। ये पूरी संख्या को अगर आप देखेंगे तो ये भी शिक्षकों की ही भर्ती की प्रक्रिया लगभग 1.5 लाख हुई है। अन्य विभागों की भी नियुक्तियां इसी स्तर पर हुई हैं, कहीं पे जल शक्ति विभाग का, कहीं पीडब्ल्यूडी का, कहीं पे अन्य लोक निर्माण विभाग का, अन्य अलग अलग विभागों की भी भर्ती की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने उसी ग्राम्य विकास का, पंचायती राज का, नगर विकास का, जहां भी थी उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और 4 वर्ष में 4 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की युवा ऊर्जा का उपयोग प्रदेश के निर्माण में, प्रदेश के विकास में हम लोगों ने लेने का कार्य किया। ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शी थी। अगर सरकार आपकी चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कर रही है, कहीं आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है, हमने आरक्षण के नियमों का पालन किया, यहां तक कि 10% आर्थिक रूप से सामान्य जाति के लोगों को भी आरक्षण दी जाने वाली उस व्यवस्था को भी यहां पर इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। अगर पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है तो सरकार की आप सबसे अपेक्षा होगी कि इसी प्रकार की पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहां पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हों? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। ये चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये विकास के बाधक तत्व हैं।
जब किसी ईमानदार व्यक्ति को नौकरी देनी हो, ईमानदारी से उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के आधार पर तक ईमानदारी नहीं दिखती थी। पहले जाति, और जाति में भी अगर कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति उसको नहीं, फिर पैसा, और फिर ये भी देखते थे कि पैसे के साथ साथ तो ये भी देखते थे कि ऐसा तो नहीं भी परिवार की कोई अयोग्य लड़की है तो उसका शादी के लिए कोई बरी मिल जाए, चले इसी बहाने इसके तय हो जाए, ये भी सब कारक बनते थे। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता था? प्रदेश को। प्रदेश की 22 करोड़ 24 करोड़ जनता इससे प्रभावित होती थी। प्रदेश पिछड़ता गया। जब 2017 में मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लोग मुझे कहते थे कैसे चलेगा। मैं कहता था भी उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं हैं मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश उन व्यापक संभावना वाला प्रदेशों में से एक है जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, केवल उसको एक नेतृत्व की आवश्यकता है। यहां पे हमारे पास सारा सिस्टम है। ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे साथ अधिकारियों की टीम भी मेरे साथ आ गई होगी। मेरे साथ तो मंत्री आए होंगे, अधिकारी तो वही हैं, कर्मचारी वही हैं, सिस्टम पूरा वही है। ये वही उत्तर प्रदेश है। जब भारत सरकार की कोई रैंकिंग आती थी तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था, और आज यही उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार की किसी भी योजना में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश आता हुआ दिखाई देता है। कुंभ के आयोजन के माध्यम से एक भव्य और दिव्य कुंभ कैसे होना है, यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। और वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गईं, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया कि नहीं, कैसे प्रबंधन होना है। यह टीम वर्क यही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2016 में हम 14वें स्थान पर थे। यानी देश के अंदर अगर किसी निवेशक को चयन करना होता कि मुझे कहां निवेश करना है, तो हमारा नंबर 14वें स्थान पर था। क्या यहां कोई निवेश करता? अरे प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड की होती है, 14वें पे कोई नहीं जाता। और आज मात्र 4 वर्ष में हमारी टीम ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा कार्य किया कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। अर्थव्यवस्था में जब कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष आता था, कोई राजदूत आता था या कोई निवेशक आता था, हम उनसे बातचीत करते थे, प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते थे, प्रदेश के बारे में बताते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश, तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन ये देश की 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था है, हम ये कहते थे। आज मैं कह सकता हूं 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। चार वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में दुगने से अधिक अंतर आया है, दुगने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये सभी प्रयास करने से होते हैं, टीम वर्क से होते हैं, और यही अपेक्षा आपसे भी की जाती है, क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े, आपका जुड़ाव है वह भी बेसिक शिक्षा से। बेसिक शिक्षा में पिछले 4 वर्ष के दौरान कितना परिवर्तन हुआ है हर व्यक्ति जानता है। ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये भी सामूहिक प्रयास का हिस्सा है, टीम वर्क है, एक टीम वर्क। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सब मैंने किया है। मेरी टीम, मेरा मंत्री परिषद है, मेरी टीम का पार्ट हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, मेरी टीम का पार्ट हमारे कर्मचारी हैं। एक एक चेन जब बनती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती है, तब विकास और योजनाएं आगे बढ़ती है। हर एक का अपने फील्ड में कंट्रीब्यूशन है। किसी के
कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते, और यही कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है और इसको करना होगा। शिक्षा में भी मैं जब 2017 में आया था, मार्च 2017 में, मान्यता ये थी प्रॉक्सी टीचर थे, शिक्षक जाता ही नहीं था स्कूल में। और बेसिक शिक्षा परिषद से 35,000 से लेकर 45,000 तक वेतन लेता था, लेकिन बदले में 3,000 और 4,000 रुपए में किसी इंटरमीडिएट या बीए पास लड़के को वहां विद्यालय में भेज देता था। अगर बहुत गनीमत की, अगर उसने कृपा कर ली तो, अन्यथा नहीं जाता था। पूछते थे शिक्षक कहाँ हैं, मास्टर साहब कहाँ हैं, तो मास्टर साहब कहीं अपना दूसरे काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई अपने व्यवसाय में लिप्त है। आज कम से कम हर शिक्षक स्कूल जाने के लिए प्रेरित हुआ है। प्रेरणा ऐप ने, मानव संपदा पोर्टल ने आज शिक्षकों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। स्कूलों के भवन जर्जर थे, मुझे आश्चर्य होता था। यानी जो कार्यदायी संस्था नहीं काम करती थी विद्यालय के निर्माण के। बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल का शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाता था, वो विद्यालय निर्माण का काम करता था। ये काम कार्यदायी संस्था का है। किसी कार्यदायी संस्था की जवाबदेही को देकर के उसकी क्वालिटी की जांच एक दिन में एक बार दो बार चेक करो, देखो, किसी की जवाबदेही तय करो। शिक्षक का काम शिक्षा, उन बच्चों को अध्ययन अध्यापन के साथ जोड़ना है। इस कार्य को जवाबदेही के साथ करे, और ये कार्य जब पूरी जवाबदेही के साथ होना प्रारंभ हुआ, उसके परिणाम सामने आने प्रारंभ हुए। यानी 4 वर्ष में 1 वर्ष केवल हमारा कोरोना प्रबंधन में बीता है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम 1 मार्च से खोल पाए हैं। अभी भी वहां भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी हम लोग सतर्क हैं। कई राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो कार्रवाई यहां पर प्रारंभ हुई है, उसके पीछे किसी भी प्रकार से 4 वर्ष के दौरान 1 वर्ष कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते लगा। उस सब के बावजूद पिछले 4 वर्ष में लगभग 54 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। उनको नए सिरे से उनका प्रवेश हुआ है, उन बच्चों को वहां भेजने का काम किया गया है ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से। देखिए, आप में से हर एक व्यक्ति कुछ नया दे सकता है अपने अपने फील्ड में। आपको अलग अलग विकास खंडों में जाकर के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के निरीक्षण और उसकी व्यवस्था को एक सिस्टम के साथ जोड़ने में अपना योगदान देना है। एक बड़ा कार्य आपके स्तर पर हो सकता है। हर एक विकास खंड की अपनी अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी। उस पर आपके द्वारा अपने तरीके से कुछ नयापन किया जा सकता है, एक नया अध्ययन किया जा सकता है, और फिर अपना प्रेजेंटेशन आप अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने या फिर एडी बेसिक के सामने या निदेशक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास होना चाहिए। वर्ष में कम से कम 1 बार 2 बार इस प्रकार के अवसर होने चाहिए, जब बहुत लंबा नहीं, आप प्रेजेंटेशन बनाए तो 5 मिनट का बनाएंगे तो वह लोग देख पाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाना, लेकिन बना सकते हैं। कहां की सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की अन्य सांस्कृतिक स्थितियां, परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, वहां पे जनसांख्यिकी की क्या स्थिति है, और कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेसिक शिक्षा परिषद बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये काम केवल एक अभिभावक का नहीं है, ये काम केवल एक शिक्षक का भी नहीं है, आपका भी उतनी बड़ी भूमिका इस पूरे कार्य में हो सकती है। शिक्षक अपने विद्यालय, उसका विद्यालय उसका कमांड एरिया का क्षेत्र है, लेकिन एक खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पूरा विकास खंड आपका कमांड एरिया का क्षेत्र है, जिसमें बेसिक शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन, वहां पर कुछ नए उसके साथ आप कर सकते हैं, जो अन्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। आप में से बहुत लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं।
और ये कुछ नया करके दिखाने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम ये शासन तय कर रहा है, शासन तय करता है, आपका परिषद तय कर रहा है, लेकिन पाठ्यक्रम की तरह भी बहुत कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो बच्चों को अपने साथ जोड़ने का आधार बनता है। देखिए, इसमें बहुत क्षरण हुआ है, याद करना, आज से 25 साल 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले जब खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने यहां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भ्रमण में जाते थे, उस समय उसका एक सम्मान भी था, उसकी गरिमा भी थी, और वे लोग जाते थे तो वह बड़े सम्मान के साथ लोग देखते भी थे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनका फोकस होता था। उस समय साधन नहीं थे तो भी वह लोग जाते थे, आवागमन के साधन नहीं थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, अन्य साधन का उपयोग करके जाने का प्रयास करते थे, विद्यालयों में रुकते थे, उसके परिणाम सामने आते थे, बच्चों से पूछते थे। अब तो एक शॉर्टकट का रास्ता बना दिया है। मैंने सुना इस बार फिर बेसिक शिक्षा परिषद कह रहा है कि अब पढ़ाई ऑनलाइन हुई, ये कह रहे हैं आप उनको सबको प्रमोट कर दो। लेकिन हमें एक प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में खड़ी करनी होगी, और प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के हर बच्चे के मन में हो कि नहीं, मैं इसके योग्य हूं। पलायन का रास्ता दिखाने की बजाय या उसके द्वारा दीनता दिखाने की बजाय उसको हम सक्षम बनाएं। ये न्यू है, जितनी मजबूत हो पाएगी उतना ही वह सक्षम और सामर्थ्यवान बन पाएगा, और समाज और राष्ट्र उतना ही सक्षम और सामर्थ्यवान बनेगा। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों की नींव को मजबूत करना हमारा दायित्व बनता है। और ये कार्य न हो कि हम एक औपचारिकता निर्वहन करने के लिए, केवल प्रमोट करने के लिए संस्थाएं खोल दें। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी करनी होगी। और अभी तो एक वर्ष से तो विद्यालय फिजिकली खुले ही नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय तो 1 मार्च से हम लोगों ने रिस्क लेकर के भी खोले हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए। हम इनको धीरे धीरे करके, पहले कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए उनकी सुरक्षा, क्योंकि जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बच्चे आ जाते हैं, और हाई रिस्क कैटेगरी के होने के नाते वहां पर हमें उन बच्चों की कोविड से बचाव के बारे में या अन्य जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होंगी उन सब से बचाव के बारे में हमें पहले से उसके बारे में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और सतर्कता बरतने के साथ फिर प्रयास होना चाहिए कि कैसे फिजिकली उनकी क्लासेस प्रारंभ हो। जो बच्चे आ रहे हैं उनको पहले चरण में, छोटे बच्चे हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, उनको देखना चाहिए अक्षर ज्ञान है या नहीं है। हम वहां से शुरुआत कर लें, देखें वहां पर, उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं, और फिर धीरे धीरे करके हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर महीना 2 महीने इसको चला करके, और फिर प्रयास होना चाहिए एक शॉर्ट टेस्ट का कार्यक्रम। पहले 1 घंटे का होता रहा होगा, आप आधे घंटे का करिए, 15 मिनट का करिए। 15 मिनट में भी टेस्ट लिए जा सकते हैं। उन बच्चों का एक अलग अलग तरीके से भी हम मौखिक भी उनका वो ले सकते हैं। एक व्यवस्था, उनके मन में एक भाव आना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का भाव होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वो बच्चा आगे बढ़ सके। एक औपचारिकता नहीं, लेकिन हमें उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आज जब सरकार शिक्षा में इतना खर्च कर रही है, इतना सहयोग कर रही है, बेसिक शिक्षा परिषद में तो हम उनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मिड डे मील के भी हम लोगों ने मेनू तैयार करने के लिए कहा, इस प्रकार का तैयार करिए कि बच्चों के लिए वो रोचक बन सके, पौष्टिक भी हो, उनके लिए रोचक भी हो। दोनों चीजें हैं। हम बच्चों को केवल पौष्टिक के आधार पर केवल खिचड़ी नहीं खिला सकते, हमें यह भी देखना है कि उसकी रुचि भी हो, उसके साथ जुड़े, उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु बने। विद्यालय की लाइब्रेरी हो। आज विद्यालय में हमने एक ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो कार्य 4 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद उस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसमें विद्यालय की फ्लोरिंग है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट है, उनके लिए पेयजल की सुविधा है, सोलर पैनल या लाइट की व्यवस्था वहां पर देने की व्यवस्था की गई है। फर्नीचर की बनने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, फर्नीचर देने की कार्रवाई हुई है। ये सभी प्रक्रियाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, और फिर इसमें स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी की व्यवस्था। लेकिन इन सब में तकनीक का अपना महत्व होगा, और तकनीक को अपना करके सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा करके आप एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं, देश के सबसे बड़े बेसिक शिक्षा परिषद के साथ आप सब जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद रखना, नौकरी की शुरुआत आप जैसे कर लेंगे, आपके कैरियर को वह उसी रूप में आगे बढ़ाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे अधिकारी अच्छा ब्राइट कैरियर के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के कारण शुरुआत में लड़खड़ाने लगते हैं, और फिर लड़खाते लड़खाते मध्यकाल तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाती है कि विभाग भी और व्यवस्था भी उनको धक्का देकर के बाहर करना चाहता है कि अब ये इस व्यवस्था के लिए खतरा हो चुके हैं, इनको बाहर करो। सरकार को उनको बर्खास्त करना पड़ता है, उनकी सेवाएं समाप्त करनी पड़ती है। उसके सामने पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि उसके बाद तो उसके सामने कोर्ट को फेस करने और फिर सजा के अलावा कुछ नहीं बचता है। और मैं चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा परिषद में भी एक पारदर्शी और सुचितापूर्ण व्यवस्था देने के लिए आप सबको अपने अपने विकास खंडों में एक बहुत बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयार होना होगा, और खासतौर पर इस बात के तय करना, यानी एक सामान्य नैतिकता है। एक शिक्षक छुट्टी लेने के लिए आ रहा है और छुट्टी सैंक्शन का आधार हम पैसा बना देंगे, बहुत खराब स्थिति है। कोई बीमार है, हम बीमारी के सही सर्टिफिकेट मांग करके उसकी छुट्टी को सैंक्शन कर ले, न कि पैसा लेकर के छुट्टी सैंक्शन होने की कार्रवाई हो। ये ठीक नहीं है, इस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। या विद्यालय बदलने की, ट्रांसफर की एक प्रक्रिया एक पॉलिसी के अंतर्गत सरकार करती है, उसमें भी अगर पैसे के लेन देन की बात कोई करने लग जाए तो गंभीर बात है। ये चीजें नहीं स्वीकार होनी चाहिए। हम ध्यान रखें, हमारी कार्य पद्धति इतनी सुचितापूर्ण होनी चाहिए, इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, कोई हम पर उंगली न उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वां वेतन आयोग प्रदेश के अंदर लागू किया है। हर एक को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। हमने तो कोविड-19 के दौरान भी किसी कर्मचारी और किसी अधिकारी के वेतन में न कटौती की और न लेट ही होने दिया। हर महीने के पहले सप्ताह में ही हर अधिकारी, हर कर्मचारी को वेतन मिला है, उसकी सारी सुविधाएं मिली हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर किया गया। 14 लाख कर्मचारी हैं, सभी को समय पे वेतन मिला है, समय पे सारी सुविधाएं मिली है। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लग गई थी, प्रदेश ने कोई भी किसी भी प्रकार कर्मचारियों के हितों के साथ कोई किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। और जब सरकार संवेदनशील है तो इसके बाद हमें इन चीजों के बारे में बहुत उसके साथ देखना होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूंगा, बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आप सब उसमें सहभागी बने और नौकरी को एक औपचारिकता न बना लें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए, क्योंकि आपको उस फील्ड में काम करना है जहां पर वे बच्चे हैं। हो सकता है परिवार में बहुत उनको गाइड न किया जाता हो, लेकिन आप थोड़ा भी प्रयास प्रारंभ करेंगे, कैसे सहजता के साथ, सरलता के साथ हम उन बच्चों के मन में अच्छे भाव ला करके शिक्षा के प्रति रुचि जागृत कर सके, गांव-गांव से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सके। विकास खंड हमारा प्रयास होना चाहिए। पहले चरण में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना, फिर दूसरे चरण में हम लोग न्याय पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी करें, फिर तीसरे चरण में पूरे विकास खंड को आदर्श विकास खंड के रूप में, बेसिक शिक्षा के आदर्श विकास खंड के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया का पालन करें।
इस थोड़ा कुछ ना कुछ चलना चाहिए और सभी चीजों पर बहुत तेजी के साथ अगर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, आप खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में आपका कैरियर वहीं से बनता हुआ दिखाई देगा, जो आपको आगे के लिए एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड देगा। आपका वो प्रेजेंटेशन विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाएगा, लेकिन उसके लिए टीम वर्क करना पड़ेगा। नकारात्मक भाव के साथ नहीं, सकारात्मक भाव के साथ हम इस अभियान को बढ़ाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर 271 आप सभी खंड शिक्षा अधिकारियों का यहां पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग, आप सभी लोग शासन की मंशा के अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद के पूरे अभियान के साथ जुड़ करके पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा की इस नींव को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं सचिव बेसिक शिक्षा विभाग श्री रणवीर प्रसाद जी से और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हो रहा है, कैसे भर्तियां हो रही हैं। 4 साल में 4 लाख रोजगार दिया गया और इस बार महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। जिस तरीके से कोरोना का प्रसार हो रहा है और कोरोना को लेकर भी सरकार सतर्क है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।